है मैग्नेटिक इक्विवेलेंस ऑफ प्रोटॉन्स। व्हाट इज़ मैग्नेटिक इक्विवेलेंस ऑफ प्रोटॉन? मैग्नेटिक इक्विवेलेंस किस पे डिपेंड करती है कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कितनी स्पीड से कोई भी मॉलिक्यूलर चेंजेस आती हैं। फॉर एग्जांपल हमने पढ़ी हुई हैं फॉर्म्स ऑफ लाइक ये हमारे पास है इथाइल ब्रोमाइड, इसकी एंटी फॉर्म, गॉचे फॉर्म। इसी तरह से हमने स्टैगर्ड, एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन पढ़ी हुई है, नॉर्मल ब्यूटेन की, फुली इक्लिप्स्ड, पार्शियली इक्लिप्स्ड। तो ये उनकी बात कर रहा है कि मैग्नेटिक इक्विवेलेंस क्या है। ये डिपेंड करती है कि कितनी स्पीड से कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के अराउंड रोटेशन होके वो मॉलिक्यूलर चेंजेस आ रही है। और जो NMR होता है इट इज़ वेरी हेल्पफुल, वो हमें इन रोटेशन को स्टडी करने में हेल्पफुल होता है। अब मैग्नेटिक इक्विवेलेंस के टॉपिक को समझने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड बाय टेकिंग अ वेरी सिंपल एग्जांपल। आप इसको एक व्हील ले सकते हो, जैसे एक टायर होता है। आप गाड़ी का टायर ले लो या साइकिल का टायर ले लो, या फैन ले सकते हो। लेट्स से ये एक फ़ैन है, सीलिंग फ़ैन है, और फ़ैन के नॉर्मली 3 विंग्स होते हैं। तो ये एक ऐसा पंखा है। अगर ये पंखा बंद है तो आपको तीनों उसके विंग्स नज़र आएंगे। अगर हम इसकी थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देते हैं तो आपको तीनों विंग्स नज़र तो आएंगे, लेकिन मीन्स उनकी पोजीशन चेंज होती जाएगी। अब सपोज़ करो कि मैंने फ़ैन पूरी स्पीड पे चेंज कर दिया, उसकी स्पीड बढ़ा दी है, तो आपको क्या नज़र आएगा? आपको उसके 3 विंग्स नज़र नहीं आएंगे, आपको ओवरऑल एक राउंड सा बनता हुआ नज़र आएगा। क्लियर है? इट मीन्स जैसे ही हमने स्पीड को बढ़ाया वैसे ही ये जो एनवायरनमेंट है ये हमें सेपरेट नज़र नहीं आ रहा, रैदर की एक एवरेज सी पोजीशन नज़र आ रही है। अब इसी को एक साइकिल के टायर से कंपेयर करो। अगर साइकिल खड़ा है या साइकिल स्लो स्पीड पे है तो आपको उसकी वायर्स, वो जो सारी सेटअप होता है वो नज़र आता है। अगर आप उसकी स्पीड को बढ़ा दो तो आपको कुछ नज़र नहीं आएगा, एक एवरेज सा, एक राउंड सा नज़र आएगा। अब सिमिलरली यहाँ पे क्या है, मैं इसको स्टार्टिंग में थोड़ा सा समराइज करती हूँ। अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटॉन है, लेकिन अगर उनका इंटरचेंज बहुत ज़्यादा स्पीड से हो रहा है तो वो क्या होंगे? दे विल बी कंसिडर्ड एज ए इक्विवेलेंट प्रोटॉन। क्योंकि हमने अभी स्पिन स्प्लिटिंग में ये टॉपिक पढ़ा है कि क्या होता है कि जो स्पिन होती है वो अलोंग द फील्ड जाती है, ऑपोजिट जाती है। तो इसको करने के लिए एक टाइम चाहिए, ये स्पिन अलाइनमेंट को एक टाइम चाहिए। अगर कोई भी रिएक्शन इतनी स्पीड से हो रहा है, यानी कि कोई भी मूवमेंट इतनी स्पीड से हो रही है, तो उसके पास तो टाइम है ही नहीं कि वो अलोंग या ऑपोजिट जाएगा। तो उस केस में क्या है, हम एक एवरेज एनवायरनमेंट लेते हैं। दैट मीन्स हम उसको क्या कंसिडर करेंगे? इक्विवेलेंट। गॉट इट? स्पीड, फैन बंद है और फैन चल रहा है। अगर कोई इंटरकन्वर्शन स्लो है, स्पीड कम है, तो आपको सेपरेट चीज़ें नज़र आएंगी। आप सोचोगे कि ये इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, ये नॉन इक्विवेलेंट है। जैसे मैं कहूँ कि अभी फ़ैन बंद है तो मैं कहूँगी ये तीनों विंग्स सेपरेट हैं, राइट? लेकिन जैसे ही फ़ैन चल रहा है तो मेरे लिए तीनों विंग्स एक जैसे हैं, क्योंकि तीनों का दिखने का नज़रिया, मूव करने का सब कुछ सेम है। तो यहाँ पे मैं बोलूँगी दीज आर इक्विवेलेंट अगर स्पीड ज़्यादा है, एंड दिस इज़ नॉन इक्विवेलेंट अगर स्पीड स्लो है या बंद है। फॉर एग्जाम्पल, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये है इथाइल ब्रोमाइड। अब इथाइल ब्रोमाइड है, हम इसका नॉर्मल NMR लेते हैं तो हमें पता है दैट व्हाट विल हैपन कि जो A प्रोटॉन है, दिस वन, इनका सिग्नल आएगा पहले क्वार्टेट होएगा, जो B है उसका आएगा ट्रिपलेट। यहाँ पे तो हो गई सिंपल स्टोरी, बट हमें ये भी पता है कि जो इथाइल ब्रोमाइड है वो इस तरह की कन्फर्मेशंस में एग्जिस्ट करता है। अब जब आप इन कन्फर्मेशंस को देखोगे तो जो आपको ये 3 प्रोटॉन नज़र आ रहे हैं, ये कौन से प्रोटॉन हैं? ये मिथाइल के प्रोटॉन है। यहाँ पे ऐसे देखने में हमें लगता है कि ये तीनों इक्विवेलेंट है, लेकिन जब हम इसको इस तरह से खोल के इन कन्फर्मेशंस की फॉर्म में बनाते हैं तो हमें नज़र आता है कि ये तीनों इक्विवेलेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये HA वो है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के सामने है, यानी कि दिस इज़ एंटी, और ये जो बाकी 2 मिथाइल के प्रोटॉन बचे हैं ये वो हैं जो गौचे हैं। इसमें नेक्स्ट कन्फर्मेशन में ये नेक्स्ट वाला एंटी हो गया, क्योंकि आपको पता है ये तो घूमती रहती हैं, जैसे पंखे के विंग्स घूमते रहते हैं। तो कभी ब्रोमो के सामने A आएगा, कभी B आएगा, कभी C आएगा। तो ओवरऑल अगर हम इसका ओवरव्यू लें तो इसका मतलब हमें ये नज़र आता है
कि अगर ये इंटर कन्वर्शंस बहुत ही स्लो हों तो वो जो मिथाइल के 3 प्रोटॉन्स हैं वो 3 इक्वलेंट नहीं है, रेदर देन वो 2 ग्रुप्स की फॉर्म में। कौन से ग्रुप्स की फॉर्म में है? 2 एक जैसे हैं जिनकी एक साइड पे इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, यानी कि ये दोनों एक जैसे हैं और ये तीसरा एक जैसा है। वो अलग बात है कि ये मूवमेंट होती जाएगी, कभी ए सामने आएगा, कभी बी सामने आएगा, कभी सी सामने आएगा, लेकिन तीनों में एक चीज़ कॉमन है कि तीनों में हर एक चीज़ में सिर्फ एक ही सामने आएगा और 2 हमेशा साइड पे आएंगे, राइट। अगर ये इंटर कन्वर्शन स्लो होती तो क्या होना था? जो मिथाइल के तीनों प्रोटॉन थे दे शुड बी कंसिडर एज रेदर देन इक्वलेंट। इसको आगे हम 2 पार्ट्स में सेपरेट कर देते कि ये एक अकेला अलग है इन दोनों से। बट क्या होता है, बिकॉज दीज इंटर कन्वर्शंस आर सो फास्ट, जैसे मैंने कहा था कि ये पंखा इतनी तेज चल रहा है, ये तीनों विंग्स इतनी तेजी से घूम रहे हैं कि ये तीनों ही एक जैसे कंसिडर किए जाते हैं। सो दीज 3 मिथाइल प्रोटॉन्स दे आर इक्वलेंट। ऑफ कोर्स ये जो स्प्लिटिंग ये 2 प्रोटॉन है वो तो इसके सिग्नल को सेपरेट करेंगे ही, लेकिन बेस्ड ऑन दीज कन्फर्मेशन हम इन तीनों को एक दूसरे से सेपरेट आउट नहीं करेंगे। ये थी फर्स्ट एग्जाम्पल, राइट। सो वी कैन से रोटेशन इज फास्ट, दैट्स वाई these 3 methyl protons they are magnetically equivalent. Now we are considering second example, ये है साइक्लोहेक्सेन की एग्जाम्पल। ठीक है जी, साइक्लोहेक्सेन हमें पता है कि ये प्लेनर होता है मॉलिक्यूल, पर जो प्लेनर होता है उसकी चेयर कन्फर्मेशन होती है, बोट होती है, ये आप फर्स्ट ईयर के ऑर्गेनिक में पढ़ चुके हो, जिसमें से चेयर फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है। और चेयर फॉर्म्स भी 2 तरह की होती हैं, एक लेफ्ट हैंड चेयर, एक राइट हैंड चेयर, और ये एक दूसरे में कन्वर्ट होती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फ्लिपिंग। नाउ फोकस ऑन दिस मॉलिक्यूल। अब क्या होता है जब ये राइट हैंड चेयर होएगी, अब अनदर थिंग हमें पता है कि ये जो चेयर कन्फर्मेशन है साइक्लोहेक्सेन की, साइक्लोहेक्सेन में टोटल कितने प्रोटॉन्स होते हैं? 12, और 12 में जब भी वो चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं तो 6 किस पोजीशन में होते हैं? लाइक दिस एक्सियल। ऐसे ही बाकियों में होएगा, यानी कि हर एक कार्बन के अराउंड क्या होता है कि एक एक्सियल बॉन्ड होता है, एक इक्वेटोरियल, और क्योंकि इनके अराउंड हाइड्रोजन है तो हर कार्बन, ईच कार्बन इज कैरिंग 1 एक्सियल एंड 1 इक्वेटोरियल हाइड्रोजन, राइट। 6 हाइड्रोजन, दैट मीन्स 6 एक्सियल हाइड्रोजन एंड 6 इक्वेटोरियल। आई रिपीट, 6 कार्बन्स they will be carrying 6 axial and 6 equatorial, तो 6 2 क्या हो गए 12। सो ओवरऑल हमें क्या समरी पता चल गई कि साइक्लोहेक्सेन में सबसे स्टेबल चेयर कन्फर्मेशन है, इसकी भी फ्लिपिंग होती रहती है, तो कभी ये लेफ्ट हैंड चेयर बन जाती है, कभी ये राइट हैंड चेयर बन जाती है, बट एट एनी टाइम चाहे ये राइट हैंड चेयर हो या लेफ्ट हैंड चेयर हो, दोनों में जो नंबर ऑफ एक्सियल और इक्वेटोरियल प्रोटॉन्स होंगे दे विल बी सेम। इस फॉर्म में भी 6 एक्सियल 6 इक्वेटोरियल है, इस फॉर्म में भी 6 एक्सियल 6 इक्वेटोरियल है, राइट। अब क्या है कि ये जो फ्लिपिंग होती है एट रूम टेम्परेचर, ये जो फ्लिपिंग है एट रूम टेम्परेचर ये बहुत स्पीड पे है। मतलब एक्सियल और इक्वेटोरियल प्रोटॉन दे आर नॉट इक्वलेंट, दे आर नॉन इक्वलेंट। तो हमें साइक्लोहेक्सेन के 2 सिग्नल आने चाहिए, वन करस्पॉन्डिंग टू एक्सियल प्रोटॉन एंड अदर करस्पॉन्डिंग टू इक्वेटोरियल प्रोटॉन। लेकिन जब हम रूम टेम्परेचर पे साइक्लोहेक्सेन को वो ट्यूब में डाल के उसका NMR नोट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? एक प्रोमिनेंट सिग्नल विच इज़ करस्पॉन्डिंग टू 12 प्रोटॉन्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो फ्लिपिंग होती है ना, ये इतनी स्पीड से होती है कि 1 सेकेंड पहले जो एक्सियल था प्रोटॉन, 1 सेकेंड बाद वो इक्वेटोरियल हो गया, और जो इक्वेटोरियल था वो एक्सियल हो गया। यानी कि ये पंखा इतनी तेज घूम रहा है कि एक्सियल और इक्वेटोरियल में हम डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पा रहे, राइट। तो इसीलिए क्या आएगा? एक सिग्नल। अब हम क्या करते हैं, हम टेम्परेचर को कम करते हैं। आप इस फिगर को ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको टेम्परेचर नोट नज़र आ रहा है, 298, 250, 213, 200 एंड 173। हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं। आपको पता है जब भी ये रोटेशंस होनी होती हैं, रोटेशन का मतलब कोई काम करना है तो काम के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी इसको कहाँ से मिलती है? जो रूम टेम्परेचर पे हीट होती है, राइट। अगर हमने उस हीट को ही कम कर दिया तो क्या है? ये रोटेशंस नहीं होगी। तो आप देखोगे जैसे जैसे हम टेम्परेचर कम करते जा रहे हैं तो पहले ये जो शार्प सिग्नल है
वो क्या होता जा रहा है, दैट विल बी ब्रॉड सिग्नल। उसके बाद ये एक सिग्नल दो अलग अलग सिग्नल्स में टूट रहा है और एंड में दो प्रोमिनेंट शार्प सिग्नल करस्पॉन्डिंग टू 6 प्रोटॉन, यानी कि ये सिग्नल किसका है, एक्सियल प्रोटॉन का, ये सिग्नल किसका है, इक्वेटोरियल प्रोटॉन का। इसका मतलब ये जो मैग्नेटिक इक्विवेलेंस है ये हमें बता देती है कि किस तरह की रोटेशन, यानी कि ये जो इंटरकन्वर्शन है ये इनको लिए कितनी एनर्जी चाहिए। इसका मतलब ये है कि रूम टेम्परेचर पे जितनी एनर्जी अवेलेबल है दैट इज सफिशिएंट फॉर देयर इंटरकन्वर्शंस। सो अब हम लास्ट में इसको कंक्लूड करते हैं कि अब NMR यहाँ पे हमारी क्या हेल्प कर रहा है। सो दिस प्रोसेस ऑफ ब्रॉडनिंग ऑफ सिग्नल, ये जो ब्रॉडनिंग हो रही है सिग्नल की, इसको कहते हैं ब्रॉड, इसको कहते हैं दीज आर शार्प एंड दिस इज ब्रॉड। सो दिस प्रोसेस ऑफ ब्रॉडनिंग ऑफ सिग्नल विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, इसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। वो जो हमें मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए किसके लिए, फॉर रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो ये जो इनकी रोटेशन के लिए हमें एनर्जी चाहिए, तो ये हमें ब्रॉडनिंग ऑफ सिंगल उसको कैलकुलेट करने में हेल्पफुल होती है। सो दैट्स ऑल अबाउट मैग्नेटिक इक्विवेलेंस ऑफ प्रोटॉन्स।